हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम गुलाम वंश से संबंधित टॉप 70+ MCQ को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। यह है गुलाम वंश के शासक। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य में था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकीबाद और शमसुद्दीन कैमूर शासक बनते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। इन सभी शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उनको MCQ के रूप में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? इल्बरी वंश, मामूलक वंश और दास वंश। गुलाम वंश को इल्बरी वंश, मामूलक वंश और दास वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तीसरा प्रश्न है, गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग 84 वर्षों तक। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था, अर्थात लगभग 84 वर्षों तक गुलाम वंश ने शासन किया था। चौथा प्रश्न, गुलाम वंश किस सन से लेकर किस सन तक चला था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी और यह 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। पांचवा प्रश्न, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक दो व्यक्तियों को कहा जाता है, एक तो मोहम्मद गौरी और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न, किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? ताजुद्दीन एल्दोज ने। ताजुद्दीन एल्दोज उस समय पंजाब पर शासन कर रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पर शासन कर रहा था। ताजुद्दीन एल्दोज मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। सातवां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के काजी का क्या नाम था? फखरुद्दीन अजीज कूजी। फखरुद्दीन अजीज कूजी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई थी। आठवां प्रश्न, कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही सुरीले स्वर से कुरान पढ़ता था, इस कारण वह कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। नौवां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने किसे शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रारंभ में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 10वां प्रश्न, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक व सिपहसालार के पद पर कार्य किया था? मोहम्मद गौरी के अधीन। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के अधीन मलिक व सिपहसालार के पद पर कार्य करता था और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि प्रदान की थी। 11वां प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का गवर्नर था। 12वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक, सिपहसालार और लाख ए बख्श। यह उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। लाख ए बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रतिदिन बहुत सारा दान करता था, इस कारण उसे लाख ए बख्श कहा जाता है। 13वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाता है और इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। 14वां प्रश्न, किसने न अपने नाम की सिक्की चलवाई और न अपने नाम का खतवा पढ़वाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक न अपने नाम की सिक्की चलवाता है और न अपने नाम की खतवे पढ़वाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा मानता था कि वह मोहम्मद गौरी के अधीन है और उसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है। 15वां प्रश्न, ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को।
बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण करता है तो उस समय वहां जाते समय उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। 16वां प्रश्न, तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद का क्या नाम है? कुबल उल मस्जिद। तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद का नाम कुबल उल मस्जिद है। 17वां प्रश्न, कुबल उल मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैनवा विष्णु मंदिर के स्थान पर किया था। यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है और यह मस्जिद इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण मानी जाती है। इसी के प्रांगण में लौह स्तंभ चंद्र स्मृति में बनाया गया था। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। 18वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था? बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे और इसी मीनार के पास महरौली पिलर स्तंभ है। 19वां प्रश्न, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई 72 मीटर या 234 फुट है। कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसकी ऊंचाई 234 फुट या 72 मीटर है। 20वां प्रश्न, 1205 में गोखर के विरुद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। 1205 में गोखर के विरुद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने दिया था। 21वां प्रश्न, ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी किसके दरबार के विद्वान थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के दरबार के विद्वान थे। 22वां प्रश्न, आदाब उल हर्ष व शुजाजात के लेखक फख्र ए मुदब्बिर किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के दरबार में। आदाब उल हर्ष व शुजाआत के लेखक फख्र ए मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। 23वां प्रश्न, किसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौहान खेलते वक्त लाहौर में हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौहान खेलते समय लाहौर में हो गई थी। 24वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो गई थी और वहीं उसका मकबरा है। 25वां प्रश्न, किस सुल्तान को दानशीलता व उदारता के कारण मिन्हाज ने हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज द्वितीय ने हातिम द्वितीय की संज्ञा दी। 26वां प्रश्न, आरम शाह का शासनकाल कितने समय तक था? लगभग 8 महीने। आरम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना जिसका शासनकाल सिर्फ 8 महीने था। 27वां प्रश्न, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली में। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित की। इससे पहले राजधानी लाहौर में थी। 28वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने में खरीदा था? 1 लाख जीतल में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। 29वां प्रश्न, सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के बदायूं का गवर्नर था। 30वां प्रश्न, खोखर के विरुद्ध युद्ध में इल्तुतमिश से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने इसे कौन सा पद दिया था? अमीर उल उमरा का। खोखर के विरुद्ध युद्ध में इल्तुतमिश से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा का पद देता है। 31वां प्रश्न, तराइन का तृतीय युद्ध 1215-16 ईस्वी में यल्दूज व इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था? इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 और 16 में इल्तुतमिश व यल्दूज के बीच होता है जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। और तराइन कहाँ है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास स्थित है। 32वां प्रश्न, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा मुस्तानीर सीर बिल्लाह ने किसे सुल्तान और खिलाफत की उपाधि प्रदान की थी? इल्तुतमिश को। बगदाद के खलीफा मुस्तान सीर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान और खिलाफत की उपाधि प्रदान की थी। 33वां प्रश्न, बगदाद के खलीफा से खिलगत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर अमीर उल मोमिन। बगदाद के खलीफा से खिलगत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीन उल मोमिन की उपाधि धारण की। 34वां प्रश्न,
शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जो 175 ग्राम का था और तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। 35वां प्रश्न, इल्तुतमिश ने निम्न में से किन प्रणालियों को चालू किया था? तो एकता प्रणाली और तुर्कान ए चहलगामी प्रणाली। इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली और तुहरगान ए चहलगामी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का एक समूह था। 36वां प्रश्न, प्रथम सुल्तान जिसने दुआब की आर्थिक क्षमता समझी थी वह कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान माना जाता है जिसने दुआब की आर्थिक क्षमता समझी थी। 37वां प्रश्न, भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, यह किसकी याद में बनाया गया था? नासिरुद्दीन महमूद या सुल्तान गरीब। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन इसकी मृत्यु अल्पकाल में ही हो जाती है और यह पहली बंगाल का शासक था। इस कारण इल्तुतमिश ने इसका एक मकबरा बनवाया और यह मकबरा भारत में बनाया गया पहला मकबरा था। नासिरुद्दीन महमूद या सुल्तान गरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। 38वां प्रश्न, इल्तुतमिश ने किन इमारतों का निर्माण करवाया था? बदायूं की जामा मस्जिद और अतारकिन दरवाज़ा। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद और राजस्थान के नागौर में अतारकिन दरवाज़ा और दिल्ली में शमसुद्दीन हौज का निर्माण करवाया था। 39वां प्रश्न, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कहाँ का था? बामियान का, और बामियान ग्वालियर के पास एक क्षेत्र है। 40वां प्रश्न, इल्तुतमिश का मकबरा स्क्री शैली से निर्मित होने वाला भारत का पहला मकबरा है, यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का मकबरा स्क्री शैली से निर्मित होने वाला पहला मकबरा है और यह दिल्ली में स्थित है। 41वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि इसने मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। 42वां प्रश्न, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के काल में। 43वां प्रश्न, निजामुद्दीन जुनैदी किस सुल्तान का वजीर था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के वजीर का नाम निजामुद्दीन जुनैदी था। 44वां प्रश्न, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? लाल वस्त्र। लाल वस्त्र पहनकर ही रजिया सुल्तान ने जनता से न्याय मांगा था। 45वां प्रश्न, किस सुल्तान ने मिन्हाज और इसामी जैसे विद्वानों को राज्याश्रय प्रदान किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज और इसामी जैसे विद्वान रहते थे। 46वां प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बनवाया था। 47वां प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। 48वां प्रश्न, किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था और उन्हें अपने दरबार में लागू किया। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ अन्य तथ्य। इल्तुतमिश की बचपन का नाम अलमतस था और इसका पूरा नाम शमसुद्दीन था। इल्तुतमिश के पिता का नाम इलमका था जो कि इलबरी जाति के तुर्क थे। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। इल्तुतमिश किस वंश का था? शमसी वंश का। इल्तुतमिश 1216 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। इल्तुतमिश ने टंकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा का प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश ने टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ करवाया था। 49वां प्रश्न, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी जिनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य में था। 50वां प्रश्न, रजिया सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
उद्मत उल निस्वा। रजिया सुल्तान ने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी और यह उपाधि उनके सिक्कों पर अंकित मिलती है। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने अपने समय में कौन सा अभियान किया था? रणथंबोर का अभियान। और रजिया सुल्तान ने यह अभियान 1236 से 1237 ईस्वी के मध्य में किया था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने किसी अमीर ए आखूर या अश्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? याकूत को। रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ। और अल्तुनिया उस समय भटिंडा का राज्यपाल था। नेक्स्ट, 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कहाँ कर दी गई थी? कैथल में। 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कैथल में कर दी गई थी और यह स्थान वर्तमान में हरियाणा में है। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य में था और यह भारत की पहली महिला शासिका मानी जाती हैं। नेक्स्ट, तुर्की सरदारों द्वारा नायब ए मामूलिकात का नया पद बनाया गया था। इस पद पर सबसे पहले किसे बिठाया गया था? एतगीन को। एतगीन को नायब ए मामूलिकात का पद पर बिठाया गया था और यह पद मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में बना था, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी के मध्य में था। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद शासक बना था। नेक्स्ट, बलबन को किसके काल में फांसी का अख्ता प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1240 ईस्वी के मध्य में था और यह मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद शासक बना था। अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना मजीर हासिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान के काल में गयासुद्दीन बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था, लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना हाजिब गयासुद्दीन बलबन को आगे नियुक्त किया। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री की शादी आगे चलकर बलबन के साथ करवा दी थी। नेक्स्ट, 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने किसी उलुम खां की उपाधि प्रदान की थी? गयासुद्दीन बलबन को। और नासिरुद्दीन महमूद अपनी पुत्री की शादी गयासुद्दीन बलबन के साथ करवा देता है। नेक्स्ट, कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, जमी पैबूस और सजदा प्रथा का प्रचलन किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य शासक बना था। रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी के मध्य में था और नासिरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन शासक बना, जिसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य में था। नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान है जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने सीमा रेखा या सीमांत रेखा का निर्धारण किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने सर्वप्रथम सीमा रेखा या सीमांत रेखा का निर्धारण किया और राजत्व का सिद्धांत लागू किया था। नेक्स्ट, दिल्ली किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संरक्षक माना जाता है? गयासुद्दीन बलबन को, क्योंकि इसने मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। इससे पहले इल्तुतमिश ने भी मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। इस कारण दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संरक्षक गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मकबरा कौन सा है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। और इस मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ था। बलबन का
प्रथम मकबरा माना जाता है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। अब बलबन के बारे में कुछ अन्य तथ्य। बलबन स्वयं को अफरासियाब वंश का मानता था। बलबन की दरबार का गठन फारसी पद्धति में किया गया था और बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन के बाद केकुबाद शासक बना जिसने मुजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। बलबन ने ही नौरूज के त्योहार का प्रारंभ करवाया और लौह व रक्त नीति का कठोरता से पालन किया। बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया तुर्कान-ए-चहलगामी का विनाश कर दिया। तुर्कान-ए-चहलगामी 40 सरदारों का एक समूह माना जाता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर हसन को भारत का सादी भी कहा जाता है। बलबन के समय में बंगाल का विरोध करने वाला गवर्नर तुगरिक खां था। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। बलबन एक ऐसा शासक था जिसने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बलबन ने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन प्रारंभ किया था। यह सभी फैक्ट आपको बलबन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन के बाद कौन शासक बना था? मुजुद्दीन कैकुबाद। नेक्स्ट, मुजुद्दीन कैकुबाद का शासनकाल कब से कब तक था? मुजुद्दीन कैकुबाद का शासनकाल 1286 से 1290 ईस्वी के मध्य में था और यह गयासुद्दीन बलबन के बाद शासक बना था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स और यह एक साल के लिए शासक बना था। नेक्स्ट, गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की नींव डाली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।